Assalamu alaikum. At first topic from the lower GIT surgery is इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले हम इनके स्नैरियोज देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ द पेशेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट्स टू यू। सो 35 years old मेल क्या है, प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ अटैक ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड इंटरमिटेंट डायरिया फॉर द लास्ट 3 years। क्या है, क्रोनिक है। 3 सालों से जो है ना इसको क्या हो रहा है कि इंटरमिटेंट डायरिया हो रहा है और एब्डोमिनल पेन एक दफ़ा उसकी हिस्ट्री है। पेशेंट हैज़ लॉस्ट वेट, ठीक हो गया, वेट लॉस। एनीमिक है पेशेंट। फिर क्या है, एग्जामिनेशन पे हमें एक मास फील हुआ है राइट इलियक फॉसा में। पेशेंट ऑल्सो गिव्स हिस्ट्री ऑफ कफ फॉर द लास्ट 3 years। तो समझ आ रही है कुछ वेट लॉस की, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट की। इसमें आप सोच सकते हैं कि ये कैंसर है, लेकिन पता क्या, कैंसर में ना हमें वो भी मिलता है ब्लीडिंग पर रेक्टम, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ब्लीडिंग मिलती है, ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग हम वहाँ पे करवाते हैं। तो यहाँ पे एक मास में फ़ील हो रहा है राइट इलियक फॉसा में, और उसके साथ साथ पेशेंट जो है मतलब उसको इंटरमिटेंट डायरिया हो रहा है और पेन चल रही है उसको। और यहाँ पे जो मेन हाईलाइटिंग चीज़ें हैं ना वो वेट लॉस है, कफ है और मास इन द राइट इलियक फॉसा है। ठीक हो गया। सो ये क्लिनिकल फीचर्स जो है ना, और क्रॉनिक कफ है। कफ जो है ये आपको बताती है कि पहले लंग्स की इन्वॉल्वमेंट थी और अब जो है इंटेस्टाइन की हो गई है, मींस टीबी सोच सकते हैं हम। वेट लॉस। Then 35 years old female presents with mass again in the right iliac fossa with the history of डिस्टेंशन एंड एब्डोमिनल कॉलिक। यहाँ पे इन्होंने एडिशनल चीज़ क्या बता दी जो पहले सिनेरियो में नहीं थी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एब्डोमिनल कॉलिक की पेन। देन 5 months की हो रही है उसको। हिस्ट्री ऑफ कफ एंड वेट लॉस, अगेन कफ एंड वेट लॉस शोज दैट देयर वाज द लंग इन्वॉल्वमेंट, मीन्स दैट जो है ये टीबी हो सकता है। अब कैंसर में ये होता है ना, इंटेस्टाइन का अगर कैंसर हो ना तो पहले इंटेस्टाइन का कैंसर होगा, बाद में पेशेंट को कफ वगैरह के सिम्टम्स आएंगे। यहाँ पे हिस्ट्री है। देन जो है उन्होंने कहा हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट, डायग्नोसिस आपने बताना है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट प्लान बताना है, ठीक है। अब इन इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस को हम बुक से देख लेते हैं। सो टॉपिक from the book from the book is intestinal tuberculosis। tuberculosis जो है, अब आपको पता है कि वैसे आप पढ़ते होते हो कि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट करता है, लेकिन ये GIT की भी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। ये ओरल कैविटी से लेकर एनल केनाल में किसी भी जगह पे ये जो है हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो इसके कॉमन साइट्स हैं वो MCQs में पूछ सकते हैं कि कहाँ होती है इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज़्यादा। तो आपने बताना है कि इलियम, प्रॉक्सिमल कॉलॉन एंड पेरिटोनियम। इस वजह से जो आपने भी पेशेंट्स देखे हैं सिनेरियो में उसमें राइट इलियक फॉसा की इन्वॉल्वमेंट थी। तो सबसे ज़्यादा जो है इलियम, प्रॉक्सिमल कॉलॉन जो है ये इन्वॉल्व होता है। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक अल्सरेटिव ट्यूबरक्लोसिस होता है और एक हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरक्लोसिस होता है। अब देखें, हमने कहा कि इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस वैसे लंग्स के अंदर था टीबी या फिर बॉडी के किसी और जगह पे था टीबी, तो अब वो कैसे हमारे इंटेस्टाइन में घुस जाएगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ना। तो ये स्पूटम के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में आ सकता है। मतलब किसी का स्पूटम है, मतलब उसका अपना ही स्पूटम है और उसने जो है ना वो जो उसका लंग्स में से आ रहा था वो इसने खा लिया, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है टीबी वहाँ पे जा सकता है। फिर इसी तरह हम ओरल फॉर्म में कोई भी इंजेक्शन कर सकते हैं टीबी की। देन ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन में था तो हमारे यहाँ पे आ गया। ये तो आप बुक्स पे अपनी लिख लें कि आई थिंक नहीं लिखा हुआ कि हाउ द टीबी एक्चुअली एंटर्स आवर GIT ट्रैक्ट। तो ये 3 है, स्पूटम के थ्रू, ओरली हम इंजेस्ट कर सकते हैं या ब्लड के थ्रू, ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो टाइप्स में देखें, अल्सरेटिव है और हमारी जो है हाइपरप्लास्टिक है। आपको क्या समझ आ रही है अल्सरेटिव ट्यूबरक्लोसिस से कि यहाँ पे क्या होगा, जो टीबी का वो सारा होगा, एक चीज़ बनेगी इंटेस्टाइन के अंदर, वो अल्सर्स बनाएगी
और अल्सर्स का आपको पता है, जैसे आपने पेप्टिक अल्सर पढ़ा था, जैसे आपने जो है डिफरेंट अल्सर्स पढ़े हुए हैं बॉडी के, आपको पता है कि जब वो हमारी वॉल्स को अल्सर जो है वो करता है, बनाता है, अल्सर वॉल्स जो है वो ख़राब होती हैं, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, जिसकी वजह से अल्सरेटिव टीबी में जो मोस्ट होता है साइन अच्छा वाला, वो क्या होता है, ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये आपको जो है ब्लीडिंग मिल सकती है। ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरक्लोसिस से आपको क्या समझ आती है। तो पता है आपके पास आपकी जो वो इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ पे आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, पियर्स पैचेस होते हैं। अब जब वो हाइपरप्लास्टिक हो जाते हैं ना, क्योंकि एक बैक्टीरिया आ गया है, तो वहाँ पे वो पियर्स पैचेस कहेंगे कि इनके खिलाफ जो है ना हमने लड़ने के लिए लिम्फ नोड्स वगैरह भी लार्ज हो जाएंगे। पियर्स पैचेस जिनमें लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सारे बड़े बड़े हो जाएंगे लड़ाई करने के लिए। तो इस वजह से ना वो जो हाइपरप्लेजिया ऑफ पियर्स पैचेस एंड इनलार्जमेंट ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स की वजह से जो मास बन जाता है ना, जो हमें अभी स्नैरियोज में हमने डिस्कस किया, दैट इज़ एक्चुअली द हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरक्लोसिस। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा इसकी ब्रीफ सी समरी दी है शुरू में ही, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम दो टाइप्स पढ़ने लगे हैं, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस। ठीक हो गया। अब आता है सबसे पहले अल्सरेटिव ट्यूबरक्लोसिस। तो कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पहले होती है, अल्सरेटिव बाद में होती है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में एंटर होती है। तो जैसे उन्होंने कहा स्वेलोइंग की वजह से हो सकती है कि किसी को पल्मोनरी टीबी थी, उसने अपना स्पूटम ही खा लिया, तो टीबी चला गया इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब इंटेस्टाइन में गया, तो जैसे कि हमने कहा कि ये हमारी इन्वॉल्वमेंट करता है सबसे ज़्यादा ईलियम पे, टर्मिनल ईलियम पे ये जाके अल्सर्स बनाना शुरू कर देता है। वहाँ पर जाकर जो कि अल्सर्स इसके होते हैं, जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके जो अल्सर्स होते हैं वो ट्रांसवर्सली लाई करते हैं। जैसे ये होता है ना, मतलब दिस इज़ द इंटेस्टाइन, तो ट्रांसवर्सली मतलब ऐसे, जबकि जो हमारे होते हैं ना टाइफॉइड के, वो आपको पता होगा लॉन्गिट्यूडनल अल्सर्स बनते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों डिफरेंस बताए हैं कि ये टीबी का अल्सर है और ये टाइफॉइड का। टीबी का जो अल्सर होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्सली लाई कर रहा होगा। फिर वहाँ पे हमें जो है वो जो सिरोज़ा होती है वो थिकन हो जाती है, वहाँ पे ट्यूबरकल्स बना देती है। फिर पेशेंट जो है डायरिया के साथ आता है, वेट लॉस के साथ आता है, ऑब्वियसली टीबी है, और हिस्ट्री दे रहा होता है कि मैं जो है पहले से पल्मोनरी टीबी का जो है ना ट्रीटमेंट ले रहा था, मुझे उसको पता है पहले से, कफ वगैरह उसको चलती रहती थी। फिर वेट लॉस हो सकता है उसको साथ में, और जी अल्टरनेटिव डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होती रहती है। तो कभी कभार जो है वो मतलब इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ना, अगर तो कम्प्लीटली उसने ब्लॉक किया होगा ल्यूमन को, तो ऑब्वियसली पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ आएगा। अगर उसने इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की होगी तो ऑब्वियसली वो कभी कॉन्स्टिपेशन के साथ, कभी डायरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। देन हम करते हैं इसकी डायग्नोसिस। ये साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो हाइपरीमिया होता है, मतलब वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे एडिमा हो जाता है। फिर वहाँ पर जो है वो एक्सुडेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो सारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से चीज़ें निकल के बाहर आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे वो केशियस नेक्रोसिस हो जाती है। फिर आपको पता है ये जो टीबी के केस में केशियस नेक्रोसिस के बाद वहाँ पे अल्सरेशन हो सकती है, और अल्सरेशन लीड्स टू अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन बहुत देर से चलेगी तो फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस कैन लीड टू फिस्टुला फॉर्मेशन, या फिर हमारे पास अल्सरेटिव टीबी के साथ साथ हाइपरप्लास्टिक टीबी भी हो सकता है। फिर हमने करनी है इसकी डायग्नोसिस। तो आपके नज़दीक हमें क्या करवाना चाहिए डायग्नोसिस में? हमने देखना है कि इंटेस्टाइन के अंदर टीबी है या नहीं, तो हमारे पास कोई कैमरा होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हमने आपको याद हो अगर कि हमने एकलेजिया पढ़ा था अपर जीआईटी के लिए, तो उसमें गर्ड के अंदर या ऊपर वाली चीज़ों को देखने के लिए हम बेरियम मील करवाते होते थे। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। अब होगा क्या कि वहाँ पे क्योंकि हुई होगी ना मतलब कोई भी नैरोइंग हुई होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अल्टीमेटली फाइब्रोसिस हो जाती है, तो थोड़ा ना ऐसे ल्यूमन नैरो सा हो जाता है। तो वहाँ पे वो जब बेरियम मील जो है वो सारी इंटेस्टाइन को फिल कर लेगा, लेकिन जहाँ पे वो बना होगा ना टीबी का, वो ट्यूबरकल से बने होंगे और अल्सरेटिन, वहाँ पे जाके डिस्टल इलियम जो कि मोस्ट कॉमन होता है, सीकम या सेंडिंग कोलन, वहाँ पे जाके एब्सेंस ऑफ फिलिंग हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ना यहाँ पे मसला चल रहा है। अब ठीक है, हमने कर लिया।
हमें पता चल गया जी वहाँ पे ट्यूबरकल पड़ा हुआ है, लेकिन वी डोंट नो कि ये टीबी का है या किस चीज़ का है। अभी 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 बस हमें ये पता है ट्यूबरकल पड़ा है। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बायोप्सी लेनी चाहिए ना उसकी। तो बायोप्सी के अंदर ही आपको वो नज़र आएंगे ना, वो जो आपको टीबी के पता है ग्रैनुलोमास बने होते हैं, तो उसमें ही आपको कंफर्म होगा। माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो पता चलेगा ना। उधर ट्यूबरकल से तो हम कुछ भी सोच सकते हैं कि मैस पता नहीं किस चीज़ का पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी हम करते हैं, उसमें हम बायोप्सी करते हैं ट्यूबरकल फ्रॉम द इंटेस्टाइन या लिम्फ नोड, वो हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अभी तक हमने क्या करवाया, बेरियम मील और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। लेकिन क्योंकि पेशेंट को, जैसे हमने कहा कि अल्सर बने हुए हैं तो उसका ब्लड लॉस हो रहा होगा, तो इसमें पेशेंट एनीमिक हो सकता है, तो सीबीसी करवा लेंगे, ईएसआर करवा लेंगे, वो एलिवेटेड मिलेगा, उससे हमें पता चल जाएगा हाँ कोई मसला वाकई में है। और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टीबी होगी तो हमारी डायग्नोसिस चली जाएगी इसकी तरफ। और इसके अलावा जी आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आपको पता है कि हम जो है जो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं वो 9 to 12 मंथ्स का कोर्स होता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, जिसमें वी हैव द ड्रग्स आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, इथाम्बुटोल एंड पायराज़िनामाइड। फिर सर्जरी, अगर वो हमने टीबी को ख़त्म करना है ना, मतलब उसका वो जो सारा वो ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन अगर उसने कर दिया है, उस केस में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इतना सा इसका ट्रीटमेंट था। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस। तो मैंने आपको बता दिया कि जी क्या होता है कि ये जो होता है ना इन्फेक्शन, ये इस तरह से होता है कि ये जाके हमारे पेयर्स पैचेस और रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट करवा देता है, जिसकी वजह से बन जाता है एक मैस। और वो राइट इलियक फॉसा में हमें मैस मिलता है, जिसको हम ने सिनेरियो में भी देखा था। तो पेशेंट किसके साथ आ रहा होता है, वी डिस्कस्ड इन द सिनेरियो, कॉलिक एब्डोमिनल पेन के साथ, अनीमिया के साथ, वेट लॉस के साथ, फीवर के साथ, कफ के साथ, मैस इन द राइट इलियक फॉसा के साथ, और कभी कभार मतलब पूरी की पूरी या फिर इनकम्प्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। देन इन्वेस्टिगेशंस अगेन वही हैं, बेरियम मील करवा लेंगे, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर लेंगे। तो उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी कि हमें क्या मिलेगा। उसके बाद जी हमारे जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट मतलब जनरली होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो CBC ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं। और टीबी के लिए आपको पता है वी हैव द मॉन्टॉक्स टेस्ट, वी हैव द स्पूटम कल्चर्स, वी हैव द बायोप्सी, और ये हो गया। फिर जी आ जाते हैं हम इसके डीडीज़ की तरफ। तो मैस इन द राइट इलियक फॉसा के बहुत इंपॉर्टेंट डीडीज़ हैं। ये आपको ऑस्की में पूछ सकते हैं, जब आपका वाइवा हो रहा होता है तो पेशेंट आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द डीडीज़ ऑफ राइट इलियक फॉसा मैस। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि कार्सिनोमा ऑफ द सीकम कंसिडर कर सकते हैं। अपेंडिकुलर मैस, एक होता है पेंडिसाइटिस, एक होता है पेंडिकुलर मैस। तो पेंडिकुलर मैस हम सोच सकते हैं। क्रॉहन्स डिजीज़ आपको पता है मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व्स द इलियोसिकल रीजन, तो वो हम सोच सकते हैं। फिर हम सोच सकते हैं कि जी वहाँ पे सीकम के अंदर ना कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, एक्टिनोमाइसिस हो गई है। फिर अगर तो वो मेल है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, मैस को अनडिसेंडेड टेस्टीज, या फिर अगर वो फीमेल है तो हम सोच सकते हैं कि वो ओवरी का ट्यूमर है। ट्रीटमेंट सेम है, हमने करनी है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, जिसमें हम जो है वो जब डायग्नोसिस इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ESR मॉन्टॉक्स टेस्ट और बायोप्सी करवा के तो हम ये स्टार्ट कर देते हैं। देन सर्जरी हम कब करवाएंगे, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी या परफोरेशन होगी। तो उस केस में हम जो है कभी कभार हमें क्या करना पड़ सकता है कि राइट हेमिकोलेक्टमी करनी पड़ सकती है। मतलब उस पीस ऑफ कॉलॉन जहाँ पे वो टीबी हुई है उसको हमें जो है कुछ सिलेक्टिव केसेस में, सब में नहीं, हमें उसको रिमूव करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज़ देयर। ठीक हो गया। तो अब जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उनमें आपसे उन्होंने यही पूछा हुआ था, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट हमने कर लिया, यही ट्रीटमेंट है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस।